एक अगर आप दुनिया की हिस्ट्री देखें और कंटेम्प्रेरी भी देख लें तो उसमें जो जो परमाणु संपन्न देश है वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे नॉर्थ कोरिया हो, उनसे पंगा लेने से पहले 4 बार सोचते हैं लोग। सबसे पहले यही बात आ जाती है ऑपरेशन सिंदूर में क्यों ट्रंप ने इंटरवीन किया कि परमाणु शक्ति संपन्न देश है दोनों, इसलिए उनको आना पड़ा। तो हम तो बिल्कुल सटे हुए हैं पाकिस्तान से। हमने कौन से टैंक उतार दिए थे? हमने कौन सी पैदल सेना कश्मीर से आगे बढ़ा दी थी लाइन ऑफ कंट्रोल से? ये जो ट्रंप का जो दबंगई इसको कहते हैं, उसमें जो ये आपके नेतन्याहू साहब उनको मिले हुए हैं और उन्होंने वेस्ट एशिया में ये हमेशा से इनका प्लेग्राउंड रहा है और यहाँ पे इन्होंने अब ये दोबारा से ट्राई किया है। अभी इनको 12 दिन की जो जंग थी उसमें से सबक इन्होंने सीखा नहीं। जैसे अभी आपने चाइना की बात की तो पिछली बार तो बहुत कुछ उसमें बातें निकल के आ रही थी कि चाइना का लॉजिस्टिक का सपोर्ट है, उनको सैटेलाइट इंटेल सपोर्ट मिल रहा है, सेम वे जैसे कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दिया था। पास अपना सैटेलाइट है, ईरान के पास अति आधुनिक उच्चतम स्तर के हथियार बनाने की सारी सुख सुविधाएं हैं। अगर अमेरिका जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए ईरान में उतरा तो समझ लीजिए खंदक की गलियों की शहरों की जो लड़ाई होगी, अमेरिका ताबूत में लौटते हुए अपने नौजवानों की गिनती नहीं कर पाएगा। डरते हैं तो अपने नौजवानों की ताबूत में लौटती हुई लाशों को देखकर, और उसकी शुरुआत हो गई है। अभी 4 ताबूत लौट गए हैं और भी संख्या है। तो हवाई हमले चलते रहेंगे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, आधुनिक युद्ध प्रणाली बदल चुकी है। अब उस तरह से जमीनी लड़ाई होती भी नहीं है, इसलिए भी नहीं होती है कि एकदम सटे हुए देश नहीं है। पहला तो एक चीज ये भी है कि एक फर्क ये हुआ है, जब जून 2025 था तो उस समय 12 दिन के युद्ध में फोकस ईरान और इजराइल के बीच ही था। कतर में एक जगह उन्होंने अमेरिकन बेस को मारा था, बाकी जगह नहीं किया था। लेकिन इस बार वो थोड़ा वाइड रेंजिंग हो गया, 6 देशों में वो लग गए हैं। मतलब ईरान उनके यूएस के एयर बेसिस को भी टारगेट कर रहा है, यूएस के एम्बेसीज को टारगेट कर रहा है, ये सब चीजें शुरू हो गई हैं। दूसरा एक चीज जरा आपसे और समझ लूं, जो आज की वॉर है, जब ईरान में बैठे हुए व्यक्ति को इजराइल में हमला करना है, इजराइल में बैठे हुए व्यक्ति को ईरान में हमला करना है, तो इसमें सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहीं से कोऑर्डिनेट्स भेजे जाते हैं कि कौन सा कहां क्या मूवमेंट है। ये तय बात है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, ये तो हमारे जनरल साहब भी एडमिट किए कि ये सारी इंटेल जो थी ये चाइना दे रहा था, और चाइना वो फिक्स टारगेट बता रहा था कि कौन सा कहां क्या है। ऐसा माना जा रहा है कि सामने तो नहीं आ रहा है चाइना, लेकिन चाइना और रशिया की टोटल बैकिंग इंटेल के मामले में पूरी तरह से ईरान को है। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि शायद एक जगह दे आर टेकन बाय सरप्राइज, जो ईरान है उसकी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल और ड्रोन, इसमें वो बहुत आगे हैं, शुरू से आगे हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनके यहां ये मैन्युफैक्चरिंग लाइनअप बहुत लंबा है। शायद वो एस्टिमेट करने में कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल से मिसकैलकुलेशन हुआ है। दूसरी बात लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, उनके पास ये सब जो हथियार का लाइनअप है या जो बैकअप है वो कहीं ना कहीं चीन और रशिया से भी आ रहा है, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। तो आज की तारीख में, क्योंकि चीन को भी ये पता है कि अगर ईरान गिर गया तो फिर उसके पास मतलब फिर रशिया और इजराइल का टोटल कंट्रोल वेस्ट एशिया में भी रहेगा, और पूरा उसके रिपरकशंस बहुत वो हैं। तो शायद वो टेक्निकल सपोर्ट इस समय पूरी तरह से दे रहा है। तो मैं इस पे भी आपका एक ओपिनियन चाहूंगा। और एक ओपिनियन और, अमेरिका में बर्नी सैंडर्स हैं, उनके एक बहुत सीनियर सेनेटर हैं, वो तक पत्र लिख के बोले हैं कि भाई ये युद्ध नहीं हो सकता है बिना कांग्रेस के अप्रूवल के। आप, क्योंकि आपके ऊपर आक्रमण नहीं किया कि आप रिएक्शन में कर रहे हैं, आप युद्ध में जा रहे हैं, और ये बिना वहां की कांग्रेस के अप्रूवल के नहीं हो सकता है। मैं इन दो तीन चीजों पे मीनू जी आपको, और बाकी इस पे एक आपकी टिप्पणी। मीनू जी। जी, आपने टैरिफ की बात पे बोला कि वहां पे ये बात उठाई गई है। देखिए, ट्रंप का ने टैरिफ लगाया वो बगैर पूछे, अपनी चल रही है। जो दिमाग में रात में सपने में कोई बात आती है ट्रंप को, और वो सुबह वो लागू कर देते हैं। ऐसी टैरिफ की बात सपने में आई तो उन्होंने लागू कर दी। आज 15% आया, अगले दिन 50 आया तो बोले नहीं 50 करूंगा, फिर आया 60 कर दो, 60 कर दिया। तो इस तरीके से सेम वे उन्होंने, चलिए टैरिफ तो आपके लिए फिर भी एक फाइनेंस का मामला था। मैं ये कहती हूँ चाहे इंटरनल आपके इकोनॉमी के ऊपर उसका प्रभाव पड़े और दुनिया के देशों पे प्रभाव पड़ रहा है उसका और पड़ेगा, लेकिन युद्ध का फैसला तो एक ऐसा फैसला होता है कि पता नहीं क्या हो। जहां की न्यूक्लियर वॉर की बात, वॉरफेयर की बातें हो रही हैं, उस ऐसे युद्ध को आपने बगैर अपने कांग्रेस की अनुमति लिए और आप वहां कूद पड़े। और ये वो व्यक्ति है ट्रंप जो कि सेकंड टर्म में कि इसी प्लान के ऊपर युद्ध जीत के आए थे कि हम दुनिया के युद्ध नहीं लड़ेगा अमेरिका अब, और इसी वजह से नेटो से अलग हुए। वो उन्होंने मतलब नेटो अलग बंद इन द सेंस कि खर्चा देना बंद कर दिया कि भाई तुम भी दो खर्चा, मैं क्यों उठाऊं, मैं क्यों दुनिया के युद्ध लड़ूं, मैं क्यों अपनी इकोनॉमी को सफर करने दूं। और वही ट्रंप आज दुनिया भर के युद्ध लड़ते फिर रहे हैं, जहां देखिए वहां उनको तैयारी रहती है, और पता नहीं आगे और भी क्या क्या उनके दिमाग में तैयारियां हो कि कहां वो लोग वो क्या करने वाले हैं।
तो ये जो ट्रम्प का जो दबंगई इसको कहते हैं, उसमें जो ये आपके नेतन्याहू साहब उनको मिले हुए हैं और उन्होंने वेस्ट एशिया में ये हमेशा से इनका प्लेग्राउंड रहा है और यहाँ पे इन्होंने अब ये दोबारा से ट्राई किया है। अभी इनको 12 दिन की जो जंग थी उसमें से सबक इन्होंने सीखा नहीं। जैसे अभी आपने चाइना की बात की, तो पिछली बार तो बहुत कुछ उसमें बातें निकल के आ रही थी कि चाइना का लॉजिस्टिक का सपोर्ट है, उनको सैटेलाइट इंटेल सपोर्ट मिल रहा है। सेम वे जैसे कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दिया था, सेम वे बताया जा रहा था कि वहां हो रही है, क्योंकि ईरान के पास भले ही ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बमबारी की है अपने गल्फ के जो कंट्रीज है उनके ऊपर, उससे ऐसा नहीं लगता है कि ऑन देयर ओन उनके पास इतना बड़ा स्टॉक पाइल है और इतनी बड़ी रणनीति है उनके पास। देखिए, अगर इतने बड़े रणनीतिकार और इतने होते वो, तो उनके जो 40 कमांडर खमेनाई के समेत मारे गए वो शायद नहीं होता। मतलब आप खमेनाई को कह दीजिए उन्होंने शहादत दे दी, उनके साथ 40 वाले तो नहीं तैयार होंगे मेरे ख्याल से शहादत देने के लिए। तो उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से स्ट्रेटेजिकली उनको ये सपोर्ट मिल रहा है। आप जिस हिसाब से, और पिछली बार आप देखिए इनका इजराइल का जो आयरन डोम था, जिसको कहा जाता था कि इसको कोई भेद नहीं सकती दुनिया की ताकत, उसके परखच्चे उड़ा दिए थे ईरान ने, और उसके बाद ही शांति पड़ी थी, चैन हुआ था। तो ऐसा है कि अगेन वही आता है कि ताकतवर से सब डरते हैं। अब बात यहाँ पे अभी बात चल रही थी परमाणु युद्ध की, परमाणु बम की, कि भाई ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना। एक्चुअली तो बोन ऑफ कंटेंशन ये सबसे बड़ी है, क्योंकि ईरान ने कसम खाई हुई है कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे, उसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। तो उसके लिए वो डेवलप इसीलिए कर रहे थे ईरान के लिए। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि परमाणु बम, परमाणु शक्ति या जो ये परमाणु एनर्जी है, ऊर्जा है, इसके जो फायदे हैं उसके अलावा खतरे ज्यादा है। मतलब आप चेरनोबिल का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे रिसेंट हिस्ट्री में हमारे सामने है, जो रशिया में हुआ। तो कि किसी भी परमाणु संयंत्र में अगर लीकेज हो जाए तो क्या होता है। लेकिन आप ये एक, अगर आप दुनिया की हिस्ट्री देखें और कंटेम्प्रेरी भी देख लें, तो उसमें जो जो परमाणु संपन्न देश हैं, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे नॉर्थ कोरिया हो, उनसे पंगा लेने से पहले 4 बार सोचते हैं लोग। सबसे पहले यही बात आ जाती है ऑपरेशन सिंदूर में क्यों ट्रंप ने इंटरवीन किया, कि परमाणु शक्ति संपन्न देश है दोनों, इसलिए उनको आना पड़ा। तो मेरा ये मानना है कि जो ईरान है और इजराइल है, इजराइल के पास परमाणु शक्ति है, तो ऐसे दबंग देश को जिसने की पूरे वेस्ट एशिया में अपनी दबंगई फैलाई हुई है, जब चाहे जिसके ऊपर आक्रमण कर देता है, तो ऐसे ही वेस्ट एशिया में किसी एक कंट्री के पास, चाहे वो ईरान हो या कोई भी हो, उनके पास बैलेंस ऑफ पावर के लिए परमाणु बम होना जरूरी है। इस्तेमाल हो या ना हो, डेटरेंट का काम करता है। आप इसको रियल पॉलिटिक्स कहें या कुछ भी कहें, मतलब वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो वाली बात है कि इसमें जब आपकी जान पे बनाई है, तो इंसान अपना जो भी कुछ होगा वो झोंकने के लिए भी तैयार रहता है और उसको सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहता है। और क्यों नहीं होना चाहिए, मैं इस फेवर में हूं कि ईरान के पास होना चाहिए। ये जिस तरीके की आज ये स्थिति बनी हुई है ना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो गई है, अब हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है, हमारा भी एलपीजी आता है, वहां से क्रूड आता है, वहां से एलएनजी आता है, मतलब अभी तो 2-4 दिन और खिसक जाए, फिर हमारे यहाँ देखिएगा क्या हाहाकार मचेगा। तो ऐसे जो इतना सेंसिटिव जोन है एनर्जी के लिहाज से, तो वहां पे होना जरूरी है एक आदमी के पास, वो चाहे इराक हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, कोई भी हो, उनके पास वो आपस में तय कर ले, वो मिलके बना ले सब एक। वहां बहुत जरूरी है कि अदरवाइज ये ईरान जो इजराइल की दबंगई है वो अमेरिका के वरद हस्त उसके ऊपर है, वो इसी तरीके से चलती रहेगी। तो मेरा ये जो मानना है कि जो हम इस वजह से कंडेम नहीं कर सकते कि ईरान को रोक देना चाहिए था परमाणु जो संवर्धन कर रहे हैं। मेरा तो मानना है कि बना चुके हैं इतने, क्योंकि जिस वक्त आपने 12 रोजा वार में देखा होगा कि ये उनके यहाँ कुछ समय पहले ही रशियन साइंटिस्ट आए हुए थे, उनका इवैक्यूएशन सबसे पहले हुआ था अटैक के बाद। क्यों हुआ था? रशियन साइंटिस्ट क्या करने आए हुए थे भाई वहां, तो यही करने आए हुए थे, और वो उनकी इन्हीं न्यूक्लियर फैसिलिटीज में मौजूद थे वो रशियन वैज्ञानिक। तो वहां डेफिनेटली उनका रशिया के सहयोग से काम चल रहा था, और अभी उन्होंने 9 महीने में अब जितनी उन्होंने प्रगति कर ली है, ये तो जो मोसाद जानती होगी, या जो वियना में एजेंसी है हमारी दुनिया की वॉच डॉग है जो, वो जानती होगी, बाकी तो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन अभी भी मैं पढ़ रही थी कि अभी भी एक परमाणु फैसिलिटी के एंट्रेंस पे बम्बार्डमेंट हुआ है। क्या वो तो ये जो भी कुछ करेंगे, लेकिन अगेन फिर वही बात आ जाती है कि एक्चुअली होगा क्या इसके बाद। अगेन वहां कि देखिए ये एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, और जो सिविलाइजेशन भी जो बार बार बात आ रही है कि शहादत का ग्लोरिफिकेशन मतलब बहुत महान माना गया है, और किसी भी सभ्यता में माना गया है, लेकिन उनके यहाँ धर्म से जुड़ी हुई है शहादत। तो जब शहादत धर्म से जुड़ी हुई होती है तो वो ज्यादा अंदर तक, जिसको कहते हैं ना, गहरे तक बैठी हुई होती है। एक होती है देशभक्ति के लिए शहादत, वो शायद इतने गहरे ना बैठ सके, लेकिन धर्म की जो शहादत है और पूरा इतिहास है, मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं,
तो वो शहादत वाले देश को आप आनन फानन में, मतलब उनके एक नेता को आप खत्म करके आप शायद खत्म नहीं कर सकते, और उन नेताओं ने उन पिछले 9 महीने में उन्होंने पूरी लाइन ऑफ सक्सेशन तैयार कर ली थी। आप ये देखिए कि खमेनेई के मारे जाने के बाद भी एक और कमांडर मारा गया, लेकिन कोई वहां पे कोई ऐसी डिसरप्शन पैदा नहीं हुआ। अभी जो आप बात बता रहे हैं, बात हो रही है कि ईरान का अपर हैंड हो गया है, ईरान का अपर हैंड हो गया, और जो उम्मीद थी कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा ईरान तो इस बार, और मतलब जिसको कहते हैं कि हाराखेरी करने की ठानी है कि ईरान ने, लेकिन वो चीज होने ही नहीं है। इसके लिए डेफिनेटली ये लगता है, हमारे पास कोई पुख्ता प्रमाण तो है नहीं, लेकिन चाइना की और रशिया की डेफिनेटली उनको स्ट्रेटेजिक सपोर्ट और जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है उनको मिल रही है। तो अब जो है ट्रम्प साहब ने जो है टैरिफ में मुंह की खाई है, और अब इसमें मुंह की खाएंगे, और किस तरीके से लौट के बुद्धू वो घर को जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। इसमें और एक बात मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने जो अभी तक कंडेम नहीं किया है खमेनेई की हत्या को, तो एक शेर है, वो राकेश पाठक साहब शायर का नाम बता देंगे, उसके कुछ अल्फाज इस तरीके से है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो आप ये ना सोचें कि खाली खमेनेई को मारा या मधुरो को उठा लाए, वो जिसको उसको सपने में आएगा रात को अगले दिन उठा लाएगा उसको। तो किसी दूसरे की कत्ल पे, किसी के अपहरण पे चुप ना रहे, बोले, मजम्मत करे उसकी। जी, अब मोदी जी किसके दबाव में आके यूएई को कह रहे हैं नहीं 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 आपके साथ बुरा हुआ? अरे यूएई के साथ नहीं हुआ, वो बिल्कुल स्पष्ट है। यूएई में अमेरिकन बेस के ऊपर हमला हुआ है, यूएई के ऊपर हमला नहीं हुआ, ये दोनों भी स्पष्ट कर दें डॉक्टर राकेश, दोनों चीजों पे कि इन्होंने क्या ठीक से तौलने में गड़बड़ हो गई थी ईरान के ओवरऑल उसको, डीएनए को भी और ईरान की तैयारी को भी, नंबर 1। नंबर 2, जो सोनिया गांधी ने लिखा वो भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह इस समय के बीजेपी नेतृत्व पे लगा रहा है। मैं आप ही से शुरुआत कर रहा हूं डॉक्टर राकेश जी। पहले बात सर ईरान की ताकत की, और आने वाले दिनों में ये लड़ाई किस तरफ बढ़ सकती है, इस पर बात कर लेते हैं। आपने छोटा सा संकेत किया कि जमीनी लड़ाई के बिना काम नहीं चलता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे कल कुछ हल्का सा इशारा किया है कि हम अपने ट्रूप्स वहां उतार सकते हैं। संयोग से मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी हूं, और हमने अपनी शुरुआती किताबों में एक जुमला पढ़ा था कि सेना पेट के बल चलती है। उसका आशय होता है कि जब कोई युद्ध हो तो सेना की जो आपूर्ति लाइन है, उसकी लॉजिस्टिक्स है, चाहे वो गोला बारूद हो, खान पान हो, पानी की भी जरूरत होती है, कई कई दिन जमीन पर अगर लड़ाई लड़नी है तो अगर अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर ईरान में जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने सैनिक आसमान से उतारेगा, तो उसकी हालत वही होगी जो उसकी अफगानिस्तान या वियतनाम में हुई थी, उससे ज्यादा होगी। इसमें 2 अंतर हैं, तालिबान और ईरानियों में। अफगानिस्तान और ईरान में जो अंतर है वो बेसिक अंतर यह है कि तालिबानी उस तरह न तो पढ़े लिखे थे, न उसके पास ऐसे आधुनिक वैज्ञानिक संसाधन थे जैसे ईरान के पास। ईरान में महिलाओं पर जुल्म का बहुत ज्यादा ढोल पीटा जाता है, हम लोग उसके हमेशा से विरोध में रहे हैं कि इस तरह जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद पश्चिमी मीडिया ये नहीं बताता है कि ईरान में आधी से ज्यादा महिलाओं की आबादी हायर एजुकेशन में है, वैज्ञानिक हैं, सिस्टम के बड़े से बड़े ओहदों पर महिलाएं वहां पर हैं। ईरान के पास अपना सैटेलाइट है, ईरान के पास अति आधुनिक उच्चतम स्तर के हथियार बनाने की सारी सुख सुविधाएं हैं जो अफगानिस्तान पर नहीं थी। तो अगर अमेरिका जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए ईरान में उतरा तो समझ लीजिए खंदक की गलियों की, शहरों की जो लड़ाई होगी, अमेरिका ताबूत में लौटते हुए अपने नौजवानों की गिनती नहीं कर पाएगा। वियतनाम से भी जब ताबूत लौटे थे तो अमेरिका उठ खड़ा हुआ था अपनी सरकार के खिलाफ। अफगानिस्तान से भी इसलिए लौटना पड़ा था कि अमेरिकी सबसे ज्यादा डरते हैं तो अपने नौजवानों की ताबूत में लौटती हुई लाशों को देखकर, और उसकी शुरुआत हो गई है। अभी 4 ताबूत लौट गए हैं, और भी संख्या है। तो मेरा मानना यह है कि अमेरिका ईरान में जमीनी लड़ाई लड़ने नहीं उतरेगा। हवाई हमले चलते रहेंगे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, आधुनिक युद्ध प्रणाली बदल चुकी है। अब उस तरह से जमीनी लड़ाई होती भी नहीं है, इसलिए भी नहीं होती है कि एकदम सटे हुए देश नहीं है। हम तो बिल्कुल सटे हुए हैं पाकिस्तान से। हमने कौन से टैंक उतार दिए थे? हमने कौन सी पैदल सेना कश्मीर से आगे बढ़ा दी थी लाइन ऑफ कंट्रोल से? हम ही पीओके को कब्जा करने नहीं गए थे। तो अमेरिका तो इतनी दूर से नहीं आने वाला। अब जहां तक सवाल सोनिया गांधी के इस आलेख का है, कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले स्पष्ट कर दिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं ने साफ कह दिया था कि अली खमेनेई की हत्या पर भारत सरकार की चुप्पी बेहद अखरने वाली है। लिखित बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे का। अब उससे आगे सोनिया गांधी ने आलेख लिख दिया। उसमें उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक तो हमारे अपने
संविधान के अनुच्छेद का जिक्र किया है। दूसरा, उन्होंने नरेंद्र मोदी की अपनी पार्टी के ही सबसे बड़े लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी के 2001 के ईरान दौरे की याद दिला दी है। वे तस्वीरें हमने भी साझा की हैं लगातार, अटल जी जब गए थे वहां पर। सोनिया गांधी जो सवाल पूछ रही हैं वो ज्यादा बड़ा सवाल है। क्या भारत और भारत की विदेश नीति इतनी विवश हो गई है कि हम अपने परंपरागत मित्र, सदियों पुरानी दोस्ती है सर, आजाद भारत की भी बात नहीं है, ईरान और भारत की मित्रता का प्रमाण तो यह है कि हमारे यहाँ जो फारसी भाषा आम बोलचाल की भाषा में शामिल थी, सरकारी कामकाज की भाषा थी, उसकी जड़ें भी तो ईरान में है। पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह तक और खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी तक, ईरान के साथ हमारे रिश्ते तो बहुत अच्छे थे। मोदी जी तो मई 2016 में तेहरान में खड़े होकर कह रहे थे कि भारत और ईरान की दोस्ती तो इतिहास से भी पुरानी है। 700 साल पुरानी कुरान शरीफ की प्रतियां लेकर गए थे, इन्हीं अली खamenei के तोहफे में दी थी और राष्ट्रपति को दी थी। और आज उनकी हत्या पर, उनके देश पर हमले पर अगर एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो अब मैं उस ज्यादा महत्वपूर्ण कोण की तरफ ले जाना चाहता हूं। इसकी वजह तलाशनी होगी। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजह पर बात नहीं की है। हम और आप तो पत्रकार हैं, हमें वजह तलाशनी है। हमें यह सवाल पूछना है कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी एक ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं। खाड़ी के उन तमाम देशों के मुखियाओं को फोन कर रहे हैं, इजराइल जो आक्रांता है, जो आक्रमणकारी है, उसके मुखिया को टेलीफोन कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सुलेमान से बात कर रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात के, ओमान के शाह शेख से बात कर रहे हैं, सऊदी अरब के शाह से बात कर रहे हैं। उन देशों पर हमला तो ईरान ने खुद भी स्वीकार नहीं किया। ईरान ने कहा है हमने अपने मित्र खाड़ी देशों पर हमला नहीं किया। वहां पर जो अमरीकी फौजी अड्डे हैं वे हमारे निशाने पर हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि वो मजबूरी कौन सी है, कौन सी नस दबी है, क्या कोई फाइल है, क्या कोई और ऐसा समझौता है जिसके चलते प्रधानमंत्री कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और आनंद जी, मैं एक बहुत जरूरी बात जोड़ना चाहता हूं। आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय राजनय में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता कि एक देश का मुखिया दूसरे ऐसे देश में गया हो जो चंद घंटे बाद लड़ाई छेड़ने वाला हो, तो देश के प्रधानमंत्री को इतनी भी सुगबुगाहट, इतनी आहट भी ना लगे कि मैं जिस देश में 2 दिन से दावत उड़ा रहा हूं, तमगे पहन रहा हूं सम्मान के, वो देश अपने पड़ोसी दूसरे देश पर हमला करने जा रहा है, लड़ाई शुरू होने वाली है। उन्हें यह मालूम ना हो, उन्हें बताया भी ना जाए, या इसका दूसरा पहलू है, अगर उन्हें मालूम था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने कम से कम खाड़ी देशों में बसे हुए 90 लाख से 1 करोड़ भारतीयों के लिए कोई एडवाइजरी जारी क्यों नहीं करवाई? क्यों नहीं उन्होंने इस लड़ाई को रोकने के लिए कोई पहल की? वहीं 2 दिन रुककर क्यों नहीं नेतन्याहू से कहा कि जंग अच्छी चीज नहीं है, लड़ाई मत कीजिए? क्योंकि मोदी जी तो वो राग लाते हैं ना, युद्ध नहीं बुद्ध का समय है, हम तो बुद्ध के देश हैं। और ये वही नरेंद्र मोदी है जो वॉर रुकवा देते हैं। पौपा रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वाले नरेंद्र मोदी को इजराइल में 2 दिन रहकर युद्ध की इत्तला नहीं मिली, तो ये उनकी, भारत सरकार की, विदेश मंत्रालय की, हमारी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी की, सबकी नाकामी है। लानत है इन सब पर कि हमारा प्रधानमंत्री जिस देश में है वो इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ने जा रहा है, आपको आहट नहीं हुई? इन सवालों के जवाब मिलना चाहिए जी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान और शुमाली कोरिया के बारे में जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ एक तनबीह हैं, कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन ये बातें दुनिया को, बड़े ममालिक जैसे अमेरिका और इसराइल को भी फिक्र में डाल रही हैं। भारतीय मीडिया जो हमेशा शोर मचाता है वो भी अब घबरा गया है, और यही बात हमें दिखाई है कि ताकत और तैयारी की अहमियत कितनी है। हमें समझना होगा कि पाकिस्तान और शुमाली कोरिया जैसे ममालिक का दफा और रद्द-ए-अमल इंतहाई संजीदा है। कोई भी गलत कदम दुनिया भर में बहुत बड़े नताइज पैदा कर सकता है। लिहाजा ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि एक सबक भी है कि ताकत और दानिशमंदी के बगैर कोई भी मुल्क खतरे में पड़ सकता है। आप देखें, अगर दुश्मन ने कोई हरकत करने की सोच भी की तो जवाब इतना मजबूत होगा कि ना सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो से ये सबक भी हासिल करें कि हक और ताकत की हिफाजत करना हर मुल्क का हक है और हमें हमेशा खबरदार रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम मज़ीद हक़ाइक़ खबरें आप तक पहुंचा सकें।